हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 10 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 24 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गिरिडीह गांडेय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम दीप जलाकर किया शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन। गिरिडीह के गांडेय प्रखंड के कैलूडीह में सोमवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हेमंत सोरेन कार्यक्रम में गिरिडीह व धनबाद की जनता को करोड़ों की सौगात दिए। मौके पर मंत्री बेबी देवी, इरफान अंसारी, बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक कल्पना सोरेन, सुदिव्य कुमार सोनू, मथुरा महातो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गिरिडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात, बोले मूलवासी आदिवासियों की है हमारी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैलूडीह मैदान, गिरिडीह ताराटांड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान 640 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात 13 लाख लाभुकों को प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार व्यापारियों की नहीं, बल्कि झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। यह सरकार रांची से नहीं बल्कि गांवों से चलती है। साथ ही बताया कि उनके कार्यकाल में बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून लागू किया गया है, जिससे अब कोई भी पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मैया योजना, किसानों का ऋण माफ, बिजली बिल माफी, स्कूल निर्माण और अन्य योजनाओं का लाभ गांवों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने पेंशन योजना को सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया, किसानों के ऋण माफ किए और गरीबों के बिजली बिल माफ किए। उन्होंने शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कई पहल की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व की सरकारों ने गांवों के बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन से वंचित रखा था, जबकि उनकी सरकार ने अब हर पात्र व्यक्ति को पेंशन प्रदान की है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान देने की बात की। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चुनाव की घंटी बज चुकी है। बाहरी राजनीतिक तत्व राज्य में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान कार्यक्रम में 310 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसमें गिरिडीह और धनबाद जिलों के लाभुकों के बीच कुल 640 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और धनबाद डीसी माधवी मिश्रा ने कार्यक्रम की निगरानी की, जबकि एसपी डॉक्टर बिमल कुमार और उनकी टीम ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। लाभुकों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और अन्य योजनाओं का लाभ मिला। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, इरफान अंसारी, बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक कल्पना सोरेन, मथुरा महातो, सुदिव्य कुमार और 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे धनबाद, नेताओं को दिया संगठन मजबूत करने का टास्क। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सोमवार को अचानक धनबाद पहुंचे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे हेलीकॉप्टर से सुबह बरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सांसद ढुल्लू महातो, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, जिला अध्यक्ष
और अन्य भाजपा नेताओं ने किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के धनबाद आगमन की खबर पर काफी संख्या में भाजपा के स्थानीय नेता जुट गए। सभी ने उन्हें बुके और शॉल से सम्मानित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की राजनीति और भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए सांसद और अन्य नेताओं को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर किसी को प्रयास करना होगा। शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए। उनकी अचानक धनबाद यात्रा और भाजपा नेताओं के साथ की गई बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बन गया है जो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है। इस गतिविधि के कारण बिहार, झारखंड और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार डीप डिप्रेशन उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में सक्रिय है। यह पिछले 6 घंटों में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में यह पूरी ओडिशा से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, गोपालपुर ओडिशा से 140 किलोमीटर पूर्व, पारादीप ओडिशा से 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और चांदबली ओडिशा से 169 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित है। इसके अलावा यह कलिंगपट्टनम आंध्र प्रदेश से 240 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और दीघा पश्चिम बंगाल से 290 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की स्थिति में है। मौसम विभाग ने बताया कि डीप डिप्रेशन के पुरी के पास ओडिशा तट को पार करने की संभावना है और यह 9 सितंबर की दोपहर तक ऐसा होने की संभावना है। इसके बाद यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ेगा। इसके प्रभाव से 12 सितंबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के विभिन्न जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा झारखंड के सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिलों में 10 सितंबर को और चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में 11 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पत्नी की गला काटकर कर दी हत्या, ट्रेन पकड़कर पति हो गया फरार। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कुंड मोहल्ले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार आरोपी साहबू अंसारी और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार सुलहनामा भी हुआ और विवादों का समाधान खोजने की कोशिश की गई। साहबू अंसारी दिल्ली में नौकरी करता था और 10 दिन पहले ही अपने घर लौटा था। रविवार की रात को उसने अपनी पत्नी के साथ था। इस दौरान उसने बहाने से अपनी बहू को नीचे भेजा और अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। मृतक की बहू के मुताबिक साहबू ने रात 1 बजे रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे गुड्डू से मुलाकात की। गुड्डू के अनुसार पिता ने उसे बताया कि वह वाराणसी जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। सुबह जब परिजन दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो देखा कि महिला का गला कटा हुआ था। परिजन तुरंत महिला को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोमिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, क्वार्टर में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो अनुमंडल के स्वांग और ललपनिया के 5 क्वार्टर में चोरी की घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। दोनों ही घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों की गिरफ्तारी यूपी के सहारनपुर जिले से हुई। इस संबंध में गोमिया थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता और ललपनिया थाना प्रभारी शशि शेखर ने बताया कि 18 अगस्त की रात को स्वांग निवासी सुनील सिंह के बंद आवास का ताला तोड़कर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। इसी प्रकार 31 अगस्त की रात को ललपनिया थाना क्षेत्र के ललपनिया आवासीय कॉलोनी के बंद 5 क्वार्टर का ताला तोड़कर अपराधियों ने लाखों रुपये का जेवरात और नकदी की चोरी की थी। शातिर अपराधी इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते थे।
लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले अंतर्गत नागल थाना क्षेत्र की पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है। बता दें कि नागल थाना क्षेत्र के सुगर मिल के आवासीय कॉलोनी में भी अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इसी मामले में नागल पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के गुड्डू पुत्र भगौली थाना टांडा जिलाधार पातलिया गुराड़िया, गंगू गूड़ा, गणपत उर्फ गणेश छोटू टांडाधार मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने बोकारो जिला के 2 क्षेत्रों की चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अपराधियों ने झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कही है। बताते चले कि सहारनपुर जिला के नागल में सुगर मिल कॉलोनी में बड़ी चोरी की घटना के बाद पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की एक कार की पहचान की। जब पुलिस ने उस कार को रोकने का प्रयास किया तो अपराधी नहीं रुके और भागने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर गोली भी चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद 5 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। रांची झारखंड हाईकोर्ट ने बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए राहुल राज की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। वहीं उसकी बेल याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने राहुल राज की अपील को रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को राहुल राज को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ राहुल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने की। रांची के बूटी मोड़ इलाके में वर्ष 2016 में हुई इस घटना में राहुल राज ने एक बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। 3 वर्षों तक घटना का कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला। सीबीआई ने अंततः राहुल राज को गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने नेताओं संग बनाई रणनीति। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर रविवार रात रांची पहुंचे। रांची में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राज्य के कांग्रेस कोटे के मंत्री, सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ सर्किट हाउस में बैठक की, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि गुलाम अहमद मीर का रांची दौरा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के बीच विशेष महत्व रखता है। मीर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वहां 18 सितंबर को मतदान होना है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियों पर चर्चा की और सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श किया। मीर ने बताया कि आगामी 10 से 12 दिनों में सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा गठबंधन के चलते सीट शेयरिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि कुछ स्थानों पर छोटे मोटे परिवर्तन संभव हैं। कांग्रेस पार्टी पहले खुद को मजबूत करना चाहती है और इसके लिए पार्टी बैठकों और आंतरिक असेसमेंट का काम चल रहा है। 2 सेक्रेटरी और स्क्रीनिंग कमेटी इस प्रक्रिया को देख रही है। गुलाम अहमद मीर ने विश्वास जताया कि झारखंड में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने और गठबंधन सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, जेएमएम और कांग्रेस के इतने विधायक मेरे संपर्क में। रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को झारखंड कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायकों के संपर्क में होने की बात कही। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के 12 से 14 विधायक और जेएमएम के 2 से 3 विधायक उनके लगातार संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर सभी को बीजेपी में शामिल नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी के सदस्य नाराज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी जरूरी है।
वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बीजेपी में शामिल होने के न्योते को लेकर वीडियो कॉल की चर्चा पर उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की से कभी वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि बंधु तिर्की को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह वीडियो कॉल से कैसे जुड़े थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए दूसरी तरफ से भी कोई जुड़ना पड़ता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, जेएमएम और कांग्रेस के इतने विधायक मेरे संपर्क में। रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को झारखंड कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायकों के संपर्क में होने की बात कही। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के 12 से 14 विधायक और जेएमएम के 2 से 3 विधायक उनके लगातार संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर सभी को बीजेपी में शामिल नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी के सदस्य नाराज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी जरूरी है। वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बीजेपी में शामिल होने के न्योते को लेकर वीडियो कॉल की चर्चा पर उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की से कभी वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि बंधु तिर्की को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह वीडियो कॉल से कैसे जुड़े थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए दूसरी तरफ से भी कोई जुड़ना पड़ता है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आजसू पर साधा निशाना, बोले बीजेपी से मांग रही और ज्यादा सीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आजसू पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में एक पार्टी केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी ने उनका साथ छोड़ दिया था। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि आजसू बीजेपी से सीटें मांग रही हैं और यह बीजेपी के एक नेता ने बताया है। उन्होंने कहा कि आजसू ने 8 सितंबर को युवा वर्ग को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें देश की विकास दर और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे वर्तमान स्थिति से संबंधित नहीं हैं। पार्टी के चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड में सक्रिय हैं, इस बात का प्रमाण है कि आजसू को खुद पर भरोसा नहीं है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम मंगलवार से लोगों की समस्याएं सुनकर उसका समाधान करेगी झारखंड पुलिस। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार 10 सितंबर से होगी। इसे लेकर राज्य के सभी जिलों की पुलिस अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस क्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर लोगों की समस्याएं सुनकर झारखंड पुलिस उसका समाधान करेगी। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए राज्य के 21 जिलों में 21 आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। मुख्य मुद्दे जिन पर पुलिस आम लोगों की राय जानेगी और करेगी समाधान: क्षेत्र से गुमशुदा बच्चों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और मामला दर्ज करना, क्षेत्र में संचालित विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, आम जनता को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बताना, नए आपराधिक कानून और 0 एफआईआर के बारे में जानकारी देना, आम जनता को साइबर ठगी होने पर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने के बारे में बताना, कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए घटनाओं की जांच पूर्ण करने और ऐसी संभावित घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना, क्षेत्र में होने वाले अपराध, अपराधियों की सूचना, साइबर अपराध की घटना और अवैध रूप से नागरिकों से डिपॉजिट प्राप्त करने वाली संस्था चीट फंड की जानकारी प्राप्त करना, पुलिस थाना और संबंधित कर्मी होमगार्ड और चौकीदार का नागरिकों के साथ व्यवहार और शिकायतों पर उनके रिस्पॉन्स के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, ऐसे क्षेत्र जहां मानव तस्करी की घटना घटती है वहां पर विशेष रूप से मानव तस्करी के पीड़ित के बारे में जानकारी प्राप्त करना और मानव तस्करी में संलिप्त अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ऐसे क्षेत्र जहां पर डायन प्रथा को लेकर अपराध होते हैं वहां पर विशेष रूप से डायन से संबंधित अपराध के पीड़ित को आवश्यक सहायता देना और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करना, ऐसे क्षेत्र जहां पर अफीम की खेती होती है वहां की जानकारी प्राप्त करना, ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्राउन शुगर की खपत हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त करना
और इसमें संलिप्त व्यक्ति की जानकारी जुटाना। ऐसे क्षेत्र, विशेषकर शहरी क्षेत्र, जहां रात में अड्डाबाजी आदि होती है, उसे चिह्नित करने का प्रयास करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि अड्डेबाजी हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है और उसको कैसे रोका जाए। डीएसपी या उसके ऊपर स्तर के पदाधिकारी विशेष रूप से उन शिकायतों पर भी ध्यान देंगे जहां पर अनुसंधानकर्ता ने किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने व किसी दोषी व्यक्ति को बचाने के लिए गलत अनुसंधान किया हो। ऐसे मामलों में सुनिश्चित करेंगे कि पुनः जांच हो और बाद में न्याय हो सके। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मिला। इस दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए 22 सितंबर को धनबाद में होने वाले महासम्मेलन के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र दिया गया। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी, धनबाद जिला संघ प्रतिनिधि अनिल कुमार और राजू कुमार शामिल थे। केंद्रीय महासचिव ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में वार्ता करने की बात कही। आदिवासी जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने का सपना टूटने से हेमंत मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बाबूलाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि आदिवासियों की जमीन हड़प कर आलीशान बैंक्वेट हॉल बनाने का सपना संजोने वाले हेमंत सोरेन की साजिश का जब से भंडाफोड़ हुआ है, तब से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बाबूलाल के मुताबिक पिछले 4.5 सालों में झारखंड में एक ढेला का काम नहीं करने वाले हेमंत सोरेन के द्वारा भाजपा पर लेबल लगाने का आरोप हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। बाबूलाल ने हेमंत से कहा है कि वह अपने अधिकारियों से कोर्ट कचहरी और वकील के खर्चे का हिसाब मांगने की बजाय केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मांगे। जमीन हड़पने का मुख्यमंत्री पर लगा लेबल। बाबूलाल ने कहा है कि हेमंत पर लेबल तो लग गया है। आदिवासियों की जमीन हड़पने का, खुद ही अपने नाम खदान लीज करने का, बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक होने का, दलाल बिचौलियों के सरगना का और अंधेरी रात में गमछी से मुंह ढंक कर नंगे पांव भागने का। चिंता मत करिए, आगामी चुनाव में जनता जनार्दन आपको सत्ता से खदेड़कर राजनीतिक बेरोजगार का भी लेबल लगाने जा रही है। जेएसएलपीएस में रिक्त पद भरे जाएंगे, 500 नए पद भी होंगे सृजित। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जेएसएलपीएस के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। साथ ही एनआरटीपी, एमकेएसपी तथा जोहार परियोजना के संविदा कर्मियों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर डीएवाई एनएलआरएम परियोजना में समायोजित करने का निर्णय लिया, जिससे 363 कर्मियों को रोजगार की निरंतरता का लाभ मिलेगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जेएसएलपीएस के तहत 500 नए पदों के सृजन का भी निर्देश दिया, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के निर्धन मैट्रिक पास युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। विभागीय मंत्री ने जेएसएलपीएस द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं की समीक्षा भी की है और कहा है कि ग्रामीणों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यकता आधारित कार्य करें। मैं तो जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। सरयू राय। जदयू में शामिल होने के बाद पहली बार सरयू राय ने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह तो जिस सीट से फिलहाल विधायक हैं, यानी जमशेदपुर पूर्वी से ही तैयारी कर रहे हैं। वहां के लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने में जुटे हैं, इसलिए मैं तो उसी सीट से दावेदार हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर क्या निर्णय होता है, तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी से भले ही अलग हैं, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी वही है। रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सरयू राय ने बदली थी अपनी सीट। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कई बार जमशेदपुर पूर्वी सीट पर जीतते रहे थे और सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव जीतकर रघुवर कैबिनेट में मंत्री बने थे।
2019 के चुनाव में जब बीजेपी ने सरयू राय की टिकट काट दी, तब सरयू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ ही चुनाव लड़ा और रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया। सरयू राय के जदयू में शामिल होने के बाद माना यह जा रहा था कि सरयू राय फिर से अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने यह बयान देकर कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इंटरनेशनल साइकिलिंग स्टार के पास नहीं है अपनी साइकिल खरीदने के पैसे, पिता करते हैं मजदूरी। साइकिलिंग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दर्जनों मेडल जीतने वाली सरिता कुमारी के पास अपनी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। सरिता लोहरदगा जिले के करचा टोली की रहने वाली है, पिता मजदूरी करते हैं। सरिता करचा टोली निवासी मजदूर सनिया उरांव और सातो उरांव की बेटी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जूनियर साइकिलिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदकों की झड़ी लगा दी, लेकिन आज तक जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनको पुरस्कृत नहीं कर पाए, जिसका मलाल खुद सरिता को भी होता है। सरिता का कहना है कि घर की बेटी को अगर घर में सम्मान नहीं मिले तो फिर मन छोटा होता ही है, मेहनत को मुकाम तक ले जाने में दिक्कत आती है। सरिता कुमारी ने एथलेटिक्स से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन एक दिन साइकिलिंग की ट्रायल में जाने के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई और फिर देखते ही देखते जिला से राज्य और राज्य से देश के लिए खेलने का गौरव प्राप्त किया। 2021 से साइकिलिंग के क्षेत्र में पहुंची सरिता ने अब तक दर्जनों गोल्ड मेडल सहित कई पदक जीते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2022 में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ बेस्ट राइडर का खिताब भी जीता था। वहीं 2023 में रांची में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 गोल्ड जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसमें 2024 में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। वहीं 2024 में चीन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 500 मीटर साइकिलिंग रेस में पदक से वंचित रही, लेकिन मात्र 36.6 सेकंड में रेस पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो इतनी कम उम्र में सरिता के लिए कर पाना गौरव की बात है। सरिता की इस शानदार उपलब्धि पर देश दुनिया तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन अपने राज्य और जिला में उसकी कोई पूछ नहीं है। सरिता को न तो कोई सम्मान मिला और न ही कोई संसाधन जिससे वो इस क्षेत्र में और कामयाब होकर राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। सरिता बताती हैं कि पापा मजदूरी करते हैं, लेकिन अब हाथ में खराबी के कारण वे भी घर में बैठे हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। वहीं उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने और बेहतर तैयारी के लिए लगभग 14 से 16 लाख की लागत वाली साइकिल की जरूरत है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने राज्य सरकार से अपील की है कि उन्हें मदद दी जाए, जिससे वह इस क्षेत्र में और बेहतर कर सके। सरिता खेलो इंडिया एकेडमी पटियाला से प्रशिक्षण लेकर फिलहाल दिल्ली में इसी एकेडमी में रहकर तैयारी कर रही है। झारखंड में राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं, आप सावधान रहिएगा। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी 2-4 महीने के बाद चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसीलिए आजकल पूरे राज्य में राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। कोई असम से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, अभी छोटा छोटा गिद्ध सब आ रहा है। कुछ दिन बाद से बड़ा बड़ा गिद्ध सब नजर आएगा और आपके बीच में छोटा का खाना परोसेगा, झूठ का आश्वासन देगा और आपको दिग्भ्रमित करेगा, कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई अगड़ा पिछड़ा के नाम पर। ये लोग आपको दिग्भ्रमित करेगा, चुनाव में वोट मांगेगा, इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। ये 4 साल इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जेल तक में डाल दिया हमको। लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि ज्यादा दिन तक ये लोग हमको जेल में रख नहीं पाए। मुख्यमंत्री सोमवार को गिरिडीह के गांडेय में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां मुख्यमंत्री ने जहां विपक्ष पर जमकर हमला बोला, वहीं उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। व्यापारियों की नहीं, झारखंडियों की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये सरकार व्यापारियों की नहीं, झारखंडियों मूलवासियों की सरकार है। ये सरकार रांची से नहीं बल्कि गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों से लड़ी-डीडीएचने के बाद भी हमने लगातार यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी,
दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी के लिए काम किया है। ऐसा काम करते हैं कि जहां आपको जगह जगह धक्का खाना न पड़े, दलालों का चक्कर लगाना न पड़े। पहले पेंशन के लिए बूढ़ा बुजुर्ग को कितना चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि हमारे विरोधियों ऐसा कानून बना दिया था कि गांव में अगर 50 लोग हैं तो मात्र 5 लोगों का पेंशन कार्ड बनेगा। हमने ऐसा कानून बना दिया कि इस राज्य में जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन मिलेगी। हेमंत ने कहा कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी दलाल के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि आपकी पंचायत आपके गांव में आवेदन लेकर आपके खाते में पैसा भेजा गया। किसानों की ऋण माफी हो रही है, गरीबों का बिजली बिल माफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइयां, सहायक पुलिस, सबको कुछ ना कुछ मिला है। कई ऐसे निर्णय हमने लिए हैं जो भारत देश में पहली बार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना में हमने अपने भाइयों को घर घर तक पहुंचाने का काम किए। हमारे 2-2 मंत्री इस दुनिया से चले गए। हमारा विपक्ष बोलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। यहां की महिलाओं से, बुजुर्ग से जाकर पूछिए कि आज जो इनके चेहरे पर मुस्कान है वो क्यों है। अभी हम लोगों ने 20 से 25 दिन में 50 लाख महिलाओं को सम्मान राशि देने का काम किया है। हेमंत ने कहा कि हम लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तो लाठी पुलिस जेल यही करने का काम करता है। राज्य का बकाया देने में इनका पसीना छूटता है। गरीबों को पेंशन देने का पैसा इनके पास नहीं है, लेकिन इनके व्यापारी साथियों का करोड़ों करोड़ रुपया माफ करने के लिए पैसा है। इन लोगों ने मुफ्त का सिलेंडर बांटा, बाद में 1200 का सिलेंडर उसके सामने लाकर पटक दिया। आज उस सिलेंडर की क्या हालत है जाकर गांव में देखो। भाजपा झारखंडियों को बेवकूफ बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंडियों को डराने वाले अंग्रेज भी यहां आए और वो भी भागे हैं। यहां तो व्यापारी लोग आते हैं। व्यापारी लोगों को कैसे झारखंडी लोग भगाएगा ये चुनाव में पता चल जाएगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं जितना भाजपा के पास है। पंचायत में, जिला में इनका पूरे देश में ताजमहल जैसा ऑफिस बन रहा है। पैसे की बदौलत देश के आदिवासी दलित को बेवकूफ बना रहे हैं। यहां घुसपैठिया की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, तरह तरह की चीज बोलते हैं आदिवासी की संख्या घट रही है। हम बोलते हैं कि आदिवासी को सरना धर्म कोड क्यों नहीं दिया। झारखंड विधानसभा से हमने आदिवासियों के लिए धर्म कोड बनाकर केंद्र सरकार को भेजा। वहां कुंडली मारकर बैठा है। देश में लैटरल एंट्री के नाम से आदिवासी दलित की जगह पर बैकडोर से लोगों को गुस्साने की तैयारी हो रही है। झारखंड के पिछड़ों के अधिकार की बात करें तो हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो इस राज्य का 27% का आरक्षण मिलता था उसको काटकर 14% कर दिया। हम कुछ करें तो असंवैधानिक, वह करें तो संवैधानिक। हेमंत ने कहा कि हम लोग जब यहां उनके प्रतिशत बढ़ाने का कानून बनाकर भेजते हैं तो ये लोग असंवैधानिक बताकर रोक देता है। कभी गवर्नर रोक देते हैं तो कभी दिल्ली सरकार। हम कुछ काम करें तो असंवैधानिक और वो कुछ करें तो संवैधानिक। 1932 के आधार पर खतियानी कानून बनाते हैं तो भाजपा के लोग कोर्ट चले जाते हैं। अभी मैया योजना को लेकर इनके पेट में दर्द हुआ और कोर्ट चले गए। आज महिलाओं को सम्मान देने से रोकने के लिए ये कानून का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास में बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जज हैं जो इस्तीफा देकर भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद और विधायक ने चाला भवन का किया शिलान्यास। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह के साथ मिलकर हिंदी पीढ़ी स्थित चाला भवन निर्माण का शिलान्यास किया। रांची शहरी क्षेत्र हिंद पीढ़ी अंतर्गत वार्ड संख्या 23 स्थित चाला भवन के ऊपरी तल्ल का निर्माण राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत कराया जाएगा। मौके पर श्री प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जनजातीय समाज बसता है। पीएम मोदी हमेशा इस समाज की उन्नति और विकास की चिंता करते हैं। इस समाज की स्वाधीनता संग्राम में महती भूमिका को देश और दुनिया जाने, इसके लिए उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। एक जनजातीय परिवार की बेटी को राष्ट्रपति जैसे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन कराया।
आज मैंने मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक छोटी सी पहल की है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह चाला भवन सह बहुउद्देशीय विकास केंद्र जनजातीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इस अवसर पर रांची के विधायक सीपी सिंह, हिंद पीढ़ी मंडल अध्यक्ष आर शिखा खेडेच, रवि कुमार, अमन जायसवाल, रोहित सिन्हा चंकी, फिरंगी सहित अन्य उपस्थित थे।